वही बात है ना, जो आरक्षण के मुद्दे उठाना गलत तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि बीजेपी इस बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है, इसमें आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या तुल देना चाह रही है इस आंदोलन को? देखिए, बीजेपी के पास अभी कोई अटैक एंड इस पूरे मुद्दे पे काउंटर अटैक नहीं है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव थे 2-3 महीने पहले बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान दिए कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो टाइम पर बीजेपी ने खंडन किया कि इन लोगों की व्यक्तिगत राय है, पर जब तक ये खंडन हुआ तब तक वो मैसेज सारे देश में पहुंच चुका था। और 50-60 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीट ऐसी है कि जहाँ पे जो जीत हुई है बीजेपी की वो महज 1000 से 5000 वोटों में हुई है। यानी ये बहुत ही कट टू कट फाइट हुई है। तो इसका मतलब जो बीजेपी का डैमेज, जो संविधान खतरे में है, ये जो अटैक कांग्रेस ने किया वो बीजेपी को काफ़ी डैमेज लोकसभा चुनाव में किया है। अभी जो कांग्रेस के ओर से जो आक्रमण किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, वो भी आने वाले दिनों में ये मुद्दा बीजेपी को डैमेज करेगा। इस मुद्दे को काउंटर अटैक करने के लिए बीजेपी के पास अभी एक हाथ में अचानक से एक मुद्दा मिला कि राहुल गांधी ने जिस तरह बोला कि भारत का देश का विकास, सारे वर्गों का विकास जब हो जाएगा तो भारत देश का आरक्षण खत्म कर देंगे, इस मत का मैं हूँ। अब तक कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई खंडन नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी ने अब तक ये भी नहीं कहा कि राहुल गांधी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो जो गलती बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले की थी, वही गलती कहीं अभी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने इस बयान, क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है, वो अध्यक्ष नहीं है, पर राहुल गांधी ही पार्टी की कमान संभाल रहे, तो देश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने ये बयान दिया है, अमेरिका में जाके दिया है, एक जिम्मेदार मंच पर ये जवाब, ये वक्तव्य दिया है। तो इस वक्तव्य से पार्टी दूर नहीं जा सकती और इस वक्तव्य को राहुल गांधी से अलग थलग नहीं कर सकती। इसलिए पार्टी भी अभी इसमें कि ये इस कंट्रोवर्सी से कैसे निकले। पर जिस तरह से ये सब पूरा मुद्दा है, असमंजस में है कांग्रेस पार्टी कि बीजेपी जिस तरह से अटैक कर रही है, उस अटैक को हम राहुल गांधी का जो बयान है उसको दूर कैसे करें। जी, देखिए राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो बीजेपी उनकी बातों को पकड़ लेती है। राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो इस चीज को पकड़ा जाता है। तो क्या बीजेपी के पास खुद के कुछ मुद्दे नहीं है जो राहुल गांधी का पीछा करने लगे हुए? लगातार इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन पे काम करे, मतलब चुनावों पर ध्यान दे। ये क्या आंदोलनों के चक्कर में फंस गई? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसको सही कहना चाहिए इस पार्टी को? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जिस तरह से स्मृति ईरानी जी का जो वक्तव्य आया है, वो भी उन्होंने लाइट मोड में बोला हो या हो सकता है कि उनको उनके मन की वो भावना हो। है जो पप्पू पप्पू करके बोलते थे, अब उनकी टी शर्ट के ऊपर बवाल मचा रही है, कभी किन चीजों पर बवाल मचा रही है। पर आप माने या ना माने, बीजेपी ने ये मान तो लिया है कि राहुल गांधी ये सीरियस पॉलिटिशियन बने हैं। तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि राहुल गांधी मेरी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए पिछले 10-15 सालों में। कई हजारों लोगों की टीम लगाई, कई कंप्यूटर लेके लोग बैठते 24 घंटे, और जिस तरह से भाषण राहुल गांधी के आते हैं वो तोड़ मरोड़ के वो पेश किए जाते हैं। इसमें 10-15 साल बड़ी यंत्रणा, बड़ी सिस्टम बीजेपी ने लगाई है, राहुल गांधी भी कहते हैं। और ये आरोप में कुछ तथ्य हो ना हो, पर स्मृति ईरानी का कहना कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो सीरियसली कर रहे हैं, उनको सीरियसली लेना चाहिए। तो अभी बीजेपी को सबसे बड़ा थ्रेट अगर कोई लग रहा है तो राहुल गांधी है। और कई भी इसके पहले भी कई लोग कहते थे, स्ट्रेटेजिस्ट कहते थे, रणनीतिकार कहते थे, और पॉलिटिशियन भी सभी पार्टी के कहते थे कि हमें अगर थ्रेट किसी से है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से है। प्रियंका गांधी तो उतनी एक्टिव नहीं थी, और सोनिया गांधी भी उनके हेल्थ के कारण पिछले सालों में 5-6 सालों में उतनी सक्रिय नहीं थी। पर राहुल गांधी पिछले 5-6 साल में जिस तरह से सक्रिय है, और भारत जोड़ो यात्रा 1 और भारत जोड़ो यात्रा 2 जिस तरह से उन्होंने निकाली, तो वो सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे हैं। और अभी लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोज सुबह शाम इंटरव्यू देते थे सारे टीवी चैनलों को, पर राहुल गांधी ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया।
इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम था कि बीजेपी की बड़ी एक सिस्टम है, वो किसी किसी इंटरव्यू में कुछ बोल देंगे तो वही मुद्दा पकड़ लिया जाएगा और वही वायरल किया जाएगा। तो जो कांग्रेस के जो एडवाइज़र थे, राहुल गांधी के एडवाइज़र थे, उन्होंने पहले एडवाइस ये दी थी कि राहुल गांधी बेवजह किसी से बात नहीं करेंगे, बेवजह कोई बेतुकी बात नहीं करेंगे और जो भी होगा वो पिन पॉइंट होगा। तो अभी बीजेपी के पास कोई मुद्दा पहले भी नहीं था। बीजेपी बीजेपी ने अभी तक बीजेपी का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो राहुल गांधी था, ये तो हम मान के चले। और पॉलिटिक्स एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन पॉलिटिक्स ऐसे कहा जाता है। तो बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर राहुल गांधी है तो राहुल गांधी को खत्म करने के लिए जो हथकंडे है वो हथकंडे बीजेपी ने पिछले 15 साल में इस्तेमाल किए। पर अभी राहुल गांधी जिस तरह से वो मैच्योर्ड होने के कगार पर है, जिस तरह मोदी अगर जब अमेरिका जाते हैं या कहीं किसी देश में जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो उसी तरह हमने सोशल मीडिया पे देखा, उस दिन राहुल गांधी के पेज पे देखा कि राहुल गांधी जब यूनाइटेड स्टेट में पहुंचे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहुंचे तब लोग राहुल गांधी कर रहे थे और एनआरआई जी। लोग जो मोदी का स्वागत करते थे वो वहां पहुंचे। तो कहीं तो राहुल गांधी मैच्योर्ड होने की स्थिति पर है। राहुल गांधी एक चैलेंज है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है क्योंकि उनकी सरकार है पिछले 10 साल से, और जी। 70 साल में क्या किया ये तो चल ही रहा है। अभी लोग पूछ रहे हैं कि 70 साल में आपके 10 साल में क्या हुआ ये बताइए। तो ये सारे मुद्दों को भटकाने के लिए अभी दोनों पार्टियों के पास काफी सारा बारूद है। कांग्रेस ने भी डिसाइड किया है कि मुद्दों को हम भटकाएंगे नहीं तो लोग 70 साल का हिसाब नहीं पूछेंगे, और बीजेपी को मालूम है कि हम मुद्दों को नहीं भटकाएंगे तो 10 साल का हिसाब जनता नहीं पूछेगी। इसीलिए इनके पास 70 साल है, इनके पास 10 साल है। तो इन दोनों में अभी ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ना बीजेपी के पास मुद्दा है। तो कांग्रेस के पास तो भी पिछले 10 साल में क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, कुछ ही लोगों को देश के जो बिजनेसमैन है उन लोगों को फायदा पहुंचा है। क्रॉनिक कैपिटल करके एक टर्म राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, वो मुद्दा ले रही है। पर बीजेपी के पास भी कोई खासे मुद्दे नहीं है सिवाय राहुल गांधी को अटैक करने के अलावा। पर राहुल गांधी भी उनको कुछ मुद्दे देते हैं और ये मुद्दा भी उनके हाथ में आया है। तो बीजेपी को लगता है कि जो डैमेज लोकसभा में हुआ है उनके लोगों के कुछ बयानों से, तो राहुल गांधी का जो बयान है उस बयान को भी उसी तरह जनता में चलिए, लेके मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है महाराष्ट्र में इस समय कौन सी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है? लास्ट सवाल है। देखिए महाराष्ट्र में अभी जिस तरह से समीकरण है, जो इक्वेशन है पॉलिटिक्स का, वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी 6 महत्वपूर्ण पार्टियां बन चुकी है। पहले 5 पार्टियां थी, 4 पार्टियां थी, अभी 6 की हुई। सबसे पहले 2 बड़ी पार्टी थी, बीजेपी एक पार्टी थी और कांग्रेस एक पार्टी थी। फिर कांग्रेस के 2 पार्ट हुए, तो कांग्रेस में से बाहर निकली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हुए, उसमें अजित पवार और शिवसेना, अजित पवार और शरद पवार। फिर जी। बीजेपी के साथ शिवसेना थी 25 साल, फिर शिवसेना अलग निकली और शिवसेना से भी एक शिवसेना अलग निकली, उद्धव बालासाहेब ठाकरे। तो कुल मिला के बीजेपी, शिवसेना और उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शरद पवार कांग्रेस, ये 6 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में अभी है। और इन 3 पार्टी एक साइड है, 3 पार्टी एक साइड है, और ये अलायंस बना के एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अभी रही बात छोटे मोटे पार्टियों की, तो राज ठाकरे पिछले बार लोकसभा में मोदी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। अभी राज ठाकरे ने जाहिर किया है कि मैं 288 सीट पे अपने उम्मीदवार लड़ाऊंगा, और राज ठाकरे की ताकत उतनी नहीं रही है और राज ठाकरे एक आध 2 सीट के आगे उनके उम्मीदवार चुन के नहीं आएंगे। एक प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले लोकसभा में प्रयास किया था कि कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ किया जाए, पर वो भी नहीं हुआ। और इस बार भी वंचित बहुजन आघाड़ी ये सारे 288 सीट पर अपने उम्मीदवार देगी। और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की ये बीजेपी की बी टीम है, ऐसे आरोप होते हैं, और उसमें दोनों तरफ से आरोप होते हैं कि
कांग्रेस के ही कुछ नेता बीजेपी की बी टीम है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी पे आरोप ना लगाए। तो ये तो सारा खेल इसका है, पर क्योंकि कई सारे नेता कांग्रेस में जो नेता थे बड़े बड़े पोस्ट पे, वो आयन इलेक्शन के पहले बीजेपी में चले गए। अशोक चौहान जो 2 बार मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, वो भी इलेक्शन के कुछ पहले अशोक चौहान ये बीजेपी में चले गए। उसके पहले विखे पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल जो विरोधी पक्ष नेता थे, वो बीजेपी में चले गए। तो वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना ऐसा है कि जिस पार्टी के नेता खुद को 50-50 साल जिस पार्टी में रहे वो बीजेपी में जाते हैं, तो वो हमें बी टीम का कहने का कष्ट ना उठाए, और वो खुद की बी पार्टी कांग्रेस ही ये बीजेपी की बी पार्टी, कांग्रेस के कुछ नेता बी टीम है। तो जी वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या रूप रहेगा इस बार, और वंचित बहुजन आघाड़ी को कितने सीट मिलेंगे, और अजित पवार को अगर 20-25 सीट मिलती है, 15 सीट मिलती है, तो अजित पवार ये कोई ट्रस्टेड पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि वो कब किस पार्टी में चले जाए और कब वो कहाँ अपना ये पाठिंबा, अपना सपोर्ट जो है वो दे, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो अभी वो 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के, तो अभी अगले टाइम अगर 15-20 सीट उनके आई तो वो किनके साथ, चाचा के साथ वापस तो नहीं चले जाएंगे क्या? देवेंद्र फडणवीस अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना है या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको समर्थन देंगे या कुछ और करेंगे, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं दे सकते। तो कुल मिला के 6 इंपॉर्टेंट पार्टी है। सबसे पहले कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे, और इधर बीजेपी के साथ एनसीपी, अजित पवार की, और शिवसेना एकनाथ शिंदे की। ऐसे 6 पार्टियों में ये चुनाव आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए प्रवीण जी, महाराष्ट्र और आरक्षण की राजनीति को लेकर आपने काफी कुछ बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ बात यह आती है कि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का राजनीतिकरण किस हद तक उचित है। जहां एक और बीजेपी बयान के आधार पर अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपने खिलाफ साजिश मान रही है। अंत में सवाल यह है कि क्या इस विवाद से जनता के असली मुद्दे छूटने जाएंगे? इस राजनीतिक खींचातान का असली लाभ किसे होगा, किसे नुकसान पहुंचेगा, तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल प्रोग्राम को यही फिनिश करते हैं। प्रवीण जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।